देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। जिले में नस्ली दवाओं के अवैध कारोबार में पड़ा पुलिस का छापा। दवा के आड़ में नस्ली दवाइयों की हो रही थी बिक्री। नगर के 3 मेडिकल स्टोर्स में की गई कार्रवाई। 5 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलने गए 4 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से हुई मौत। 1 सप्ताह के भीतर तालाब में डूबने से हुई दूसरी घटना। रुद्र थाना के अंतर्गत ग्राम समनापुर के गोहरी टोला की बताई जा रही घटना। जिले के अलग अलग जगहों से चोरी और गुम हुए 22 लाख रुपए कीमत के 132 मोबाइल हुए बरामद। मोबाइल मालिकों को सौंपे गए जब्त मोबाइल। नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा वार्ड का कचरा उठाकर वार्ड में ही किया जा रहा है डंप। कचरे से फैल रही दुर्गंध। वार्ड वासियों ने कहा रहना हुआ दुभर। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने किया खुलासा कि देश छोड़कर नहीं भागा है डबल मनी का आरोपी। निवेशकों को रकम पाने करना पड़ेगा लंबे समय तक का इंतजार। जिले के बहुचर्चित डबल मनी वाले मामले में रकम वापसी की राह देख रहे निवेशकों को रकम पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में जहां एक और मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो वहीं अब रकम वापसी की तारीख निकलने के बाद फिर नई तारीख का ऐलान किया जा रहा है। तो वहीं कोर्ट में चल रही लंबी प्रक्रिया के चलते निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच पुलिस ने इसी मामले में एक बड़ा खुलासा किया है, जिन्होंने सोमेंद्र कंकरायने के विदेश भागने वाली बात को नकारते हुए स्पष्ट कर दिया कि सोमेंद्र कंकरायने देश के ही किसी कोने में छुपा बैठा हुआ है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि 2-3 दिन पूर्व सोमेंद्र कंकरायने के घर में हंगामा होने की बात कही जा रही थी। लोग बता रहे थे कि सोमेंद्र कंकरायने और उसका भाई घर पर दिख रहा है, जिस पर एक टीम भी भेजकर पता लगाया गया था। यह बात महज एक अफवाह निकली। अब पब्लिक भी जान चुकी है कि सोमेंद्र कंकरायने उनका पैसा नहीं लौटाएगा और निवेशकों को पैसा कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि सोमेंद्र का पासपोर्ट जब्त करने की तैयारी पुलिस के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जब पासपोर्ट ऑफिस में पता लगाया तो पता चला कि सोमेंद्र कंकरायने का पासपोर्ट ही नहीं बना है। इसलिए वह बगैर पासपोर्ट के विदेश नहीं भाग सकता, बल्कि वह देश के ही किसी कोने में छुप कर बैठा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह पता चला है कि सोमेंद्र अब भी एजेंटों के संपर्क में है और वहां एजेंटों के माध्यम से लोगों को पैसा दिलाने का झूठा भरोसा दिला रहा है। लेकिन अब लोग भी समझ गए हैं और वहां इसकी बातों में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि निवेशकों का पैसा कब मिलेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि पैसे मिलने में एक लंबी प्रक्रिया लगेगी। इसके लिए इन्वेस्टरों को धैर्य रखना होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि कोर्ट भी कोशिश कर रहा है कि निवेशकों को जल्द ही उनकी रकम वापस दिलाई जाए, लेकिन मामले की जांच, सबूत और तमाम तरह की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जिसमें समय लगता है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों के पास जो रकम जब्त की गई थी, उस रकम में 2-2 हज़ार रुपये के नोट की गड्डियाँ हैं, जिन्हें बैंक के माध्यम से बदलने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि सहारा इंडिया में भी कई लोगों ने निवेश किया था, जिनके पैसे वापस करने की प्रोसेस अब जाकर शुरू हो रही है। उसी तरह इसी मामले में भी निवेशकों को रकम वापसी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि किसी भी राजनेता या जनप्रतिनिधि के दबाव में कार्रवाई नहीं की गई थी, बल्कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमन गांव में एक व्यक्ति ने घर के पीछे वर्रा में एक पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परसवाड़ा पुलिस ने मृतक बद्दे सिंह पिता शुक्राम टेकम 60 वर्ष की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बद्दे सिंह मूल रूप से पर्रापुर बैयर का रहने वाला था। इसकी पत्नी की 15 साल पहले मौत हो चुकी थी। बताया गया कि बद्दे सिंह बीमार रहने से मानसिक तनाव में रहता था। 17 जुलाई की रात्रि बद्दे सिंह ने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था। 18 जुलाई को अर्जुन सिंह के घर के पीछे का पर्रा में बद्दे सिंह के पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई।
परसवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव नीचे उतारकर आवश्यक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि भद्दे सिंह ने बीमार रहने से मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। वारासिवनी नगर में स्थित जनपद पंचायत परिसर में विशालकाय वृक्ष भवन पर गिरा हुआ है, जिसे वर्तमान तक नहीं हटाया गया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया और बीते 3 दिनों से आंधी, हवा, तूफान और बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में नगर शहीद क्षेत्र में वृक्ष गिरने, नदी नालों में उफान आने जैसी प्राकृतिक आपदा घटित होती रहती है। इसी कड़ी में 2 दिन पूर्व ही जनपद पंचायत भवन के पिछले हिस्से में मनरेगा कार्यालय की बिल्डिंग पर आजीविका मिशन भवन के परिसर का विशालकाय वृक्ष गिर गया, जो भवन के ऊपर टिका हुआ है। इसमें भवन की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त भी हो गई है, वहीं और ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने के भी आसार बने हुए हैं। ऐसे में कभी अगर तेज आंधी तूफान या फिर विशालकाय पेड़ के पास आस पड़ोस के ऐसे में कभी तेज आंधी तूफान से वह विशालकाय पेड़ गिरने से अन्य भवनों को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसलिए उक्त स्थान पर कार्यरत लोगों के द्वारा जनपद पंचायत से वृक्ष को सुरक्षित रूप से हटाने की मांग की जा रही है। बनी हुई ये झाड़ अभी बारिश की वजह से गिरा है, तो इसका यह है कि इसको अलग कर दिया जाना चाहिए ताकि आसपास के जो भवन बने हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो और किसी प्रकार की जनहानि ना हो। और भी जो बड़े बड़े झाड़ आसपास हो गए हैं उनकी छटाई होना आवश्यक है। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए स्वयं नगरपालिका के द्वारा ही आमजन व वार्ड वासियों से निवेदन किया जाता है कि कोई भी वार्ड वासी अपने वार्ड में कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके, वह अपने घरों का कचरा वहीं नगरपालिका के आने वाले वाहन में ही डाले। जिन लोगों के द्वारा होटल व अपने प्रतिष्ठान में सामने गंदगी की जाती है या साफ सफाई नहीं रखी जाती है, तो उन पर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारी के द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है। किंतु जब स्वयं नगरपालिका ही वार्ड में गंदगी कर रही हो तो उन पर कौन चालानी कार्रवाई करेगा? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि जिनके द्वारा पूरे शहर को स्वच्छ रखने की अपील की जाती है और उन्हीं के कर्मचारियों के द्वारा वार्ड का कचरा उठाकर वार्ड में ही डंप किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों का वार्ड में रहना दूभर हो गया है। ताज़ा मामला दीनदयालपुरम कॉलोनी स्थित दीनदयालपुरम चौक के कॉम्प्लेक्स का है, जहां पर नगरपालिका के कर्मचारी के द्वारा वार्ड का कचरा लाकर वार्ड के कॉम्प्लेक्स में डाला जा रहा है, जिससे कॉम्प्लेक्स में लगने वाली दुकानों के संचालकों का कॉम्प्लेक्स में रहकर अपने व्यवसाय करना काफ़ी दूभर हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा कॉम्प्लेक्स में लाकर कचरा डाला जा रहा है, इसमें इतनी गंदगी कॉम्प्लेक्स में फैल गई कि बारिश के समय होने से मद दुर्गंध दूर तक हवा के साथ बह रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। परेशानी ये है कि यहाँ पे दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स में ये कोने में पूरा कॉलोनी का पूरा कचरा पूरा सड़ा गड़ा लाके यहाँ पे फेंक दे रहे हैं, उठाते भी नहीं हैं, जिससे पूरी बदबू फैल रही है और इससे मक्खी मच्छर यहाँ पे पूरे फैल रहे हैं, आते जाते नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो नगरपालिका यहाँ पे ध्यान नहीं देती या फिर नगरपालिका देती है पता नहीं, नगरपालिका वालों ने ला के डाला है सब यहाँ पे और उठा भी नहीं रहे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे सब साफ़ सफाई रहे, जो भी है कचरा जो यहाँ पे फेंक रहे हैं ये फेंकना बंद करे और कहीं इसकी व्यवस्था करे जो भी है नगरपालिका वाले। यहाँ से पूरी कॉलोनी लगी हुई है, यहाँ पे लोग आवागमन करते हैं। हाँ, पूरी यहाँ से कॉलोनी लगी हुई है, यहाँ से आना जाना सबका लगा रहता है। लालबरा नगर मुख्यालय से होकर गुजरे बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग लालबरा बस स्टैंड के सामने विद्युत विभाग का लगा विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो किसी भी समय टूट सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि यह एक व्यस्ततम मार्ग है और क्षतिग्रस्त विद्युत पोल के आसपास दुकानदारों की दुकानें हैं, जहां दिन भर भीड़ रहने के साथ ही मार्ग से आने जाने वाले लोग आवागमन करते हैं, परंतु जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड के सामने लगे विद्युत पुल से हाई टेंशन की लाइन गई है, वह एलटी कनेक्शन दुकानदार को प्रदान किया गया, जो काफ़ी पुराना हो चुका है। वर्तमान में विद्युत पोल निचले भाग से पूरी तरह से सड़ चुका है, जो मात्र तार के संपर्क से खड़ा है। यदि किसी दिन तेज आंधी तूफान आ जाती है तो वह टूटकर नीचे गिर जाएगा, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। क्योंकि बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग पर स्थित है क्षतिग्रस्त पोल और यह एक व्यस्ततम मार्ग है, जिससे रोजाना ही बड़ी संख्या में राहगीर, स्कूली बच्चे आवागमन करते हैं। साथ ही बस सहित अनेक भारी वाहन भी इसी मार्ग से आवागमन करते रहते हैं। क्षतिग्रस्त विद्युत पोल बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है।
भैया ये 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत पुराना पुल है और अब क्या है कि मौसम और वातावरण से समझ लो जर्जर स्थिति में हो गया है। अब वो सिर्फ केबल में अटका हुआ है, बाकी वो कभी भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है, कभी भी हादसा कोई हो सकता है। गिर सकता है। हमने बिजली के जो है मीटर वाचक वगैरह उनको बताया है, तो उन्होंने बोले हमने बड़े अधिकारियों को संपर्क कर दिए, लेकिन ये जल्द से जल्द एक्शन नहीं ले रहे हैं उनके डिपार्टमेंट वाले। अच्छा, तो ये विद्युत पोल है, कहाँ कहाँ कनेक्शन गया है इसके तरफ? इससे क्या है कि मार्केट में गई मेन लाइन और इधर आजू बाजू में पूरा कनेक्शन गया, और ये मेन चौक कहलाता है। विद्युत पोल तो नीचे से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा यानी मान के सड़ गया है, कभी भी यानी मान के गिर सकता है। और क्योंकि उसमें पोल में हाई टेंशन लाइट गई हुई है और हाईवे में लगा हुआ है, जहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है, मोटरसाइकिल से लेके बस और ट्रक तक जाते हैं। कल का अगर ये बहुत बुखार में या फिर जैसे बारिश का मौसम है, अचानक गिर जाए तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। हाँ, एक विद्युत पोल है जो विद्यार्थी जनरल स्टोर्स के सामने है और मुख्य मार्ग सिवनी से ये रजेगांव बालाघाट वाला हाईवे रोड है। इसमें एक विद्युत पोल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरा मानना है नीचे से वो पूरा टूट चुका है, सिर्फ वायर तार के दम पर वो खड़ा हुआ है, तो वो जो है जल्द ही गिर भी सकता है, उससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी, तो आपने विद्युत विभाग से अवगत करवाई? हाँ, मैंने जो है विद्युत मंडल को इस संबंध में अवगत करा दिया है और उनसे बोला है कि अतिशीघ्र इसको बदलें, अन्यथा यदि कभी को वो विद्युत पोल गिरा तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना वहाँ घट सकती है, क्योंकि हाईवे रोड है और भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बस स्टैंड का क्षेत्र है। ये कनेक्शन वगैरह कहाँ कहाँ गए उसके तो? उसके कनेक्शन एक तो क्या है, ये बड़ी लाइन भी है उसी में और छोटी LT लाइन भी और स्ट्रीट लाइट भी है उसी में। अच्छा, क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिरा तो बहुत बड़ा हादसा घटित? बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उसमें बहुत सारे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बुधवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में शिक्षकों की बैठक लेकर विद्यालय में बच्चों का नामांकन कम होने व बोर्ड परीक्षा परिणाम कम रहने के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सर्वप्रथम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में बच्चों का नामांकन कम होने पर चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह विद्यालय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सभी शिक्षक विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ाने का प्रयास करें। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कम जोर होने के कारण ऐसी स्थिति आ सकती है, इसमें तत्काल ही सुधार किया जाए और शिक्षक बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए कारगर प्रयास करें। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में शिक्षकों से चर्चा की और पाया कि शिक्षकों की लापरवाही या कमजोरी की वजह से विद्यालय में कम नामांकन हो रहा है और परीक्षा परिणाम भी कम आ रहे हैं। इस पर उन्होंने विद्यालय के शिक्षक सियाराम पाचे व मंजू वाशनी को निलंबित करने के निर्देश दिए और शिक्षक शशि देवी पिछोड़े व मनोज परिहार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विद्यालय की प्राचार्य अनीता ताराम को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आपको बताया कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में कक्षा 10वीं व 12वीं में छात्र छात्राओं का नामांकन कम हो रहा है। वर्ष 2022 में विद्यालय में कक्षा 10वीं में 168 बच्चे दर्ज थे और उनका परीक्षा परिणाम 70% रहा था, जबकि वर्ष 2023 में 10वीं में कक्षा 69 बच्चे दर्ज थे और परीक्षा परिणाम 57% रहा है। इस प्रकार परीक्षा परिणाम में 13% की कमी आई है। कक्षा 12वीं में 2022 में 359 बच्चे दर्ज थे और परीक्षा परिणाम 55% रहा था। वर्ष 2023 में 12वीं की कक्षा में 263 बच्चे दर्ज थे और परीक्षा परिणाम 63% रहा है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से पिछले दिनों चोरी और गुम हुए मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं, जहां साइबर सेल की मदद से पुलिस ने करीब 22 लाख रुपए कीमत के 123 मोबाइल बरामद कर मोबाइल मालिकों को वापस लौटा दिए। बताया जा रहा है कि मोबाइल गुम होने और चोरी होने की लगातार बढ़ती जा रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद मीना, विजय डाबर सहित समस्त थाना प्रभारियों को साइबर व मोबाइल गुम होने की शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए थे। इस संबंध में साइबर सेल बालाघाट तथा साइबर नोडल थाना कोतवाली बालाघाट के द्वारा पिछले समय में चोरी किए गए विभिन्न कंपनियों के 123 मोबाइल कीमत लगभग 22 लाख रुपए आज पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में आमजनों को वापस किए गए। बालाघाट पुलिस के द्वारा अपील की गई कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को संभाल कर रखें व किसी प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड के झांसे में ना आए। यदि आपके साथ किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो तत्काल भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन कर निकटतम थाने को सूचित करें। मोबाइल फ़ोनों को लेकर लगभग 123 मोबाइल फ़ोन अभी रिकवर हुए हैं और जिसकी कुल कीमत
तकरीबन 22 लाख रुपए है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ओनर्स को ही बुलाया है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी से अपील ये रहेगी कि चूँकि आज के डेट में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें हमारा लगभग पूरी जानकारी हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट्स की जानकारी हो, चाहे हमारे सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स की जानकारी हो, पासपोर्ट संबंधी जानकारी, आइडेंटिटी संबंधी जानकारी, ट्रांजैक्शंस की जानकारी। तो प्रयास ये रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को हम लोग अपने साथ सुरक्षित रखें, और अगर वो घूमता है तो तत्काल उसका सिम ब्लॉक करवाने या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूचित करें। पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास ये रहता है कि मोबाइल यदि गुम हुए हैं तो हम लोग उनका बहुत जल्द से जल्द समय में प्रयास करके उनको आप जो राइटफुल ओनर है उनको दे सकें। हाल ही में हुए नगर पालिका परिषद की बैठक में कर्मचारी को हटाने का मुद्दा काफी गरमाया रहा। परिषद की बैठक में सभी के द्वारा यह भी माना गया कि जो कर्मचारी नगर पालिका में 2 या 3 महीनों से अनुपस्थित है, ऐसे कर्मचारियों को क्यों ना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। कि वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा भी साफ साफ शब्दों में यह कह दिया गया था कि ऐसे कर्मचारी जो लगभग 2 से 3 महीनों से नगर पालिका में नहीं आ रहे हैं, उनकी सेवाएं त्वरित ही समाप्त कर दी जाएगी। वह नियम के विरुद्ध लगाए गए स्वास्थ्य शाखा से लगभग 13 कर्मचारियों की सूची भी तैयार कर ली गई है, जिन्हें हटाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि जैसे ही नगर पालिका परिषद के चुनाव होते हैं और परिषद बैठती है, वहीं जो भी नई परिषदों के पदाधिकारी चुनकर आते हैं वह कहीं ना कहीं अपने करीबियों को नगर पालिका में लगाते हैं। ऐसा करते करते आज नगर पालिका में लगभग 882 कर्मचारी हो गए और परिषद खत्म हो जाती है, उसके बाद भी ये कर्मचारी नगर पालिका में कार्य करते रहते हैं। जब भी बात करें बालाघाट नगर पालिका में लगभग 442 कर्मचारी को नगर पालिका में होना चाहिए, यह मापदंड तय किए गए, किंतु आज जो आवश्यकता से अधिक कर्मचारी बालाघाट नगर पालिका में कार्य कर रहे हैं, उसमें लगभग सैकड़ों कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि नए परिषद के पदाधिकारियों के संबंधी हैं, जो कि महीनों से नगर पालिका नहीं आते हैं। वहीं उनकी हाजिरी भी पूरी भरी जाती है, किंतु हाल ही में आए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा ऐसे कर्मचारी को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है, जो कि महीनों से नगर पालिका नहीं आए हैं और उनका वेतन निकाला जा रहा है। और कुछ कर्मचारी ऐसे भी लगे हैं जो कि नगर पालिका की गाइडलाइन के अनुसार सही नहीं है, जिन्हें केवल ठेका पद्धति के तहत लगा दिया गया था, उनका कोई भी मापदंड तय नहीं किया गया था। ऐसे में स्वास्थ्य शाखा के लगभग 13 कर्मचारियों की सूची नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव के द्वारा बना ली गई है। जब हमारे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि 19 जुलाई की देर शाम तक या फिर 20 जुलाई को स्वास्थ्य शाखा के लगभग 13 कर्मचारी को हटा दिया जाएगा। जब हमारे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य शाखा में लगभग 13 कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, किंतु सूत्रों की माने तो यहाँ बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि जनप्रतिनिधियों के करीब है। वह हाल ही में बैठी परिषद के पदाधिकारियों के संबंधी भी बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ऐसे कर्मचारी को परिषद के पदाधिकारियों के बिना सहमति के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हटा पाते हैं या फिर यह कर्मचारी यथावत पहले जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आने बाद से जो नगर पालिका नहीं आ रहे ऐसे कर्मचारियों को लेकर एक नया मोड़ नगर पालिका में आ गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जो नियम विरुद्ध कर्मचारी लगाए गए हैं वह जो नगर पालिका में नहीं आ रहे हैं ऐसे कर्मचारियों की छटनी करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिले में शुरू बरसाती सीजन के दौरान सर्पदंश की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां समय पर उचित और पर्याप्त उपचार न मिलने के चलते सर्पदंश से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी बीच खेत में काम कर रहे किसान की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अमेड़ा वार्ड नंबर 4 निवासी सुरेश नागेश्वर किसान था जो खेती किसानी करता था। वर्तमान में सुरेश के खेत में पहरा लगाने का कार्य शुरू है, जिसके चलते रोजाना की तरह ही सुरेश बुधवार को भी काम करने के लिए खेत गया हुआ था, जहां वह किसी काम से खेत की मेड़ से होता हुआ कहीं जा रहा था कि मेड़ पर स्थित कचरे के बीच बैठे किसी जहरीले सांप ने उसके पैर में डस दिया। यह बात सुरेश ने तुरंत ही खेत में काम कर रहे उनके परिजन व अन्य लोगों को बताई और अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में अचानक मुंह से झाग निकलने लगा, जिस पर उसके परिजन उसे तत्काल ही उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे, लेकिन सांप का जहर इतना तेज था कि जिला अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही सुरेश ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
जब उसके परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी भरवेली थाना पहुंचाई गई, जहां मामले की जांच शुरू कर दी गई। एकलौता साल है मेरा। क्या नाम है? इसका सुरेश नागेश्वर जी। क्या करते थे? ये कृषि मजदूरी कार्य करते हैं। क्या उम्र उनकी? इनकी उम्र अभी वर्तमान में 48 साल। इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम राजा राम नागेश्वर जी। क्या हो गया था? ये अभी कृषि कार्य चालू है। परहा लगाने हर किसान आदमी अपने खेत में सुबह के 7 बजे बैल लेकर हल लेकर निकल जाता है। जैसे ये खेत पहुंचे, पारों में कचरा रहता है, कचरा के अंदर कोई जहरीला सांप ने इसको डस दिया।